Free audio post-production by alphonic.com। नमस्कार दोस्तों, तो इस वन शॉट वीडियो में हम वो वाले टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो कि 2015 से 2024 तक की मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और ये मोस्ट रिपीटेड भी हैं। और मैं इस बात की आपको अश्योरिटी दे देता हूँ, अगर आपने ये वीडियो कंप्लीट देख ली लास्ट तक तो आपको कोई और वीडियो या फिर कोई और क्वेश्चन PYQ कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आप बस, अगर आपने कुछ भी नहीं ना पढ़ा हुआ, फिर भी आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ला सकते हो बस ये वीडियो को देख के। ये बात की मैं अश्योरिटी देता हूँ और लास्ट तक अगर आप बने रहोगे तो आपको खुद यकीन हो जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा था। और मैं बता दूँ कि 2015 से 2024 तक के मैंने यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चंस जो कि रिपीट हुए हैं ना, वो वाले लिए हैं। मतलब आपको इन्हीं में से आपका पेपर बनना, आपको पता ही होगा कि इग्नू में जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें सारी की सारी चीज़ें रिपीट होती हैं, ठीक है? मोस्टली चीज़ें रिपीट होती हैं। तो PYQs वैसे आपने 2015 से 2024 तक पढ़ने थे। अभी देखो 2015 से 2024 तक कितने साल हो गए? 9 साल हो गए, ठीक है? और 9 प्लस 9 क्योंकि 1 साल में 2 एग्ज़ाम करवाता है इग्नू। टोटल 18 PYQs आप यहाँ पे कवर करोगे बस एक वीडियो से। तो ध्यान से सुनते रहना। और एक बात और बता दूँ कि शायद मेरी आवाज़ नहीं आ रही। हाँ, कि शायद अगर आप बस सुनोगे भी ना इस वीडियो को, मतलब अगर आप पढ़ोगे, मतलब देखोगे भी नहीं, बस सुनोगे कि अगर आप बस सुन भी लोगे ना, देखने की भी नीड नहीं है, फिर भी आपका सारा का सारा कवर हो जाएगा क्योंकि मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चंस बताऊँगा, क्वेश्चन के साथ-साथ आंसर बताऊँगा, उनको एक्सप्लेन करूँगा, इंग्लिश में भी बोलूँगा और हिंदी में भी बोलूँगा ताकि सबको समझ में आए। और मैं थोड़ा माफ़ी भी माँगता हूँ क्योंकि कल एग्ज़ाम और मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये वर्थ इट है, आपका बिल्कुल भी 1 मिनट भी वेस्ट नहीं होगा। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, जहाँ कह लो कि पहला टॉपिक है हमारा कम्युनिकेशन के मॉडल्स और कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या होता है, ठीक है? कम्युनिकेशन प्रोसेस, इसकी आपको डायग्राम भी आनी चाहिए, वो मैं आपको बता दूँगा। तो फर्स्टली कम्युनिकेशन प्रोसेस, द कम्युनिकेशन प्रोसेस इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ मैसेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। मतलब कम्युनिकेशन क्या एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, ट्रांसफर ऑफ मैसेज करते हैं वन पर्सन टू अनदर। और जो बोलने वाला होता है वो सेंडर होता है, जो सुनने वाला होता है वो रिसीवर होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे सेंडर हूँ, आप सुन रहे हो तो आप रिसीवर हो। आगे है बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। एलिमेंट्स जो है ना, इसके 6-7 एलिमेंट्स हैं और इनको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है? मतलब ज़्यादा कुछ है नहीं। देखो, जो बोलने वाला है वो सेंडर है, उसके बाद मैसेज है, उसके बाद एनकोडिंग चैनल है, रिसीवर, डिकोडिंग, ये मैं सब आपको एक्सप्लेन करूँगा, आप बस देखते जाओ, ठीक है? सबसे पहले जो इंसान बोल रहा होता है वो हो गया सेंडर। जो बात वो बोल रहा होता है वो हो गया मैसेज। सेंडर के बाद मैसेज, तीसरा हो गया एनकोडिंग। अब मैं कुछ बोल रहा हूँ, मैं अपने हिसाब से उसको एनकोड करके अपनी भाषा में जिसमें मुझे मतलब कि ईज़ीनेस फ़ील होती है, मैं उसमें बोल रहा हूँ ना, तो मैं अपने वर्ड्स को क्या है कि एक सीक्वेंस में बोल रहा हूँ, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं एनकोडिंग। उसके बाद चैनल, चैनल वो होता है कोई मीडियम जिसके थ्रू हम बात कर रहे हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, फिलहाल आप बस यही समझते जाओ। चैनल के बाद रिसीवर, रिसीवर वो होता है जैसे कि मैंने पहले भी बताया, वो इंसान जो सुन रहा होता है बात को, वो रिसीवर होता है। डिकोड, डिकोडिंग वो होता है जो इंसान सुन रहा है, वो अपने हिसाब से चीज़ों को सुनता है, तो उसे डिकोडिंग कहते हैं। फीडबैक होता है कि जैसे कि मैंने कुछ बोला, आपने सुना, फिर आप मुझे उसके रिस्पॉन्स में कुछ कहते हो, तो वो चीज़ फीडबैक है। एग्ज़ाम्पल के लिए कि अभी आप वीडियो देख रहे हो या सुन रहे हो और आप जब कमेंट करोगे, मुझे बताओगे कि आपको क्या सही लगा, क्या गलत लगा वगैरह-वगैरह, तो वो चीज़ हो गई फीडबैक। उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे लास्ट में आता है नॉइस। नॉइस को हम बैरियर भी कह सकते हैं या हर्डल, ऑब्स्टैकल वगैरह, मतलब कोई भी चीज़ जो बात को, मतलब कि जो मैं बात कह रहा हूँ आपको, वो आप तक पहुँचने से रोक रही है, उसको हम नॉइस कहते हैं। ये साउंड भी हो सकती है, लैंग्वेज बैरियर भी। एग्ज़ाम्पल के लिए मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, लेकिन आपको तमिल आती है, आपको हिंदी नहीं आती। तो जो ये हिंदी में बोल रहा हूँ ना, ये मेरा मीडियम जो है, मीडियम ऑफ लैंग्वेज, ये नॉइस हो जाएगा। या फिर मतलब कि मैं एक रूम में बैठा हूँ, मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया, आप दूसरे रूम में हो, तो मैं कुछ बोल रहा हूँ, आपको सुनाई नहीं देगा। तो वो जो बैरियर है दरवाज़ा, उसको भी हम नॉइस में इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है? वो भी नॉइस में ही आएगा।
कोई अलग चीज़ नहीं है। और इसमें से ये जो सारी चीज़ें हैं ना, इन्हीं में से क्वेश्चन बनते हैं, तो इनको दिमाग में बिठा लो। बाकी ये जो नोट्स है ना, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा सारे, मतलब टेलीग्राम ग्रुप में। उसका चैनल का लिंक जो है मैं कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में देने की। उसके अलावा मेरे चैनल में आप क्लिक करोगे, वहाँ पे लिंक्स दिए हैं चैनल के अंदर। जब आप जाओगे ना, तो वहाँ पे सारे चैनल्स हैं, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टा वगैरह। तो और कुछ नहीं, बस व्हाट्सएप और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, क्योंकि व्हाट्सएप पे मैं जॉब्स के रिलेटेड भी अपडेट देता रहता हूँ। और जो टेलीग्राम है वहाँ पे आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। उसके अलावा ये डायग्राम डायग्राम के बारे में मैंने आपको बताया। देखो वही चीज़ है, सेंडर जो है ये वो आदमी है जो बोल रहा है, ठीक है। सेंडर वो होता है जो बोल रहा है। अब रिसीवर वो है जो सुन रहा है, ठीक है। सेंडर अपनी बात को कहता है, बात हो गई मैसेज, और अपने तरीके से कहता है, वो तरीका हो गया एनकोडिंग, ठीक है, एनकोडिंग। और मैसेज को रिसीवर अपने हिसाब से सुनता है, तो उस चीज़ को हम कहते हैं डिकोडिंग। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि इजी से इजी लैंग्वेज में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब रिसीवर जो फीडबैक देता है वो हो गई फीडबैक। और जब जो सेंडर जो भी कह रहा है और रिसीवर सुन रहा है, इसके बीच में जो भी डिस्टर्बेंस आती है ना, वो कुछ भी हो सकती है। कोई आपको मेरी मतलब कि आवाज़ सही से नहीं आ रही, या मेरी भाषा समझ में नहीं आ रही, या फिर कोई टेक्निकल बैरियर भी हो सकता है, जैसे कि आपका इंटरनेट आपका स्लो है वगैरह वगैरह। तो ये आ गया आपका नॉइज़ में। अब आपको बस इसमें एरो का ध्यान रखना है। सेंडर से एनकोडिंग की तरफ एरो बनाया, एनकोडिंग के बाद मैसेज, मैसेज से डिकोडिंग, डिकोडिंग से रिसीवर, रिसीवर टू सेंडर आपको एरो बनाना है, ठीक है। सेंडर से रिसीवर की तरफ मत कर देना। और नॉइस क्या है, नॉइस का आप कोई भी, मतलब अगर आप नई भी एरो बनाओ ना तो भी चल जाएगा आपको। बस अगर आप मतलब कि सिंपल ऐसे लकीर खींच दो यहाँ पे इस टाइप की, फिर भी काम चल जाएगा। आपको ऐसे एरो बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नॉइस कहीं से भी प्रोड्यूस हो सकता है। जो बोलने वाला है वो भी नॉइस प्रोड्यूस कर सकता है, और रिसीवर की टाइप भी हो सकता है। तो ये हो गया आपका एक टॉपिक ख़त्म। नेक्स्ट है आपका कम्युनिकेशन मॉडल। जो कम्युनिकेशन के रिलेटेड मॉडल दिए हैं अलग अलग लोगों ने, ये भी 2-3 ही है, बस आप इनको करोगे तो आपका सारा कुछ कवर हो जाएगा। देखो पहला मॉडल है लीनियर मॉडल। लीनियर मॉडल को हम वन वे कम्युनिकेशन भी कहते हैं। ये शैनन और वीवर ने दिया था। इसमें क्या है कि सेंडर जो होता है अपना मैसेज देता है, रिसीवर उसको सुनता है, लेकिन कोई भी फीडबैक नहीं होती। फीडबैक क्यों नहीं होती? क्योंकि ये सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन है। वन वे कम्युनिकेशन की एग्जांपल है, जैसे कि यहाँ पे दी हुई है रेडियो, टीवी न्यूज़, या फिर आप कोई यूट्यूब वीडियो को भी मान सकते हो, मतलब कि वन वे कम्युनिकेशन है, क्योंकि यहाँ पे बस एक ही इंसान बोल रहा होता है। अब मतलब कि टीवी जब आप देखते हो, आप लगा लो कुछ तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख रहे हो, तो वो लोग आप मतलब उसको रहने दो। आप कोई न्यूज़ देख रहे हो, तो जो जर्नलिस्ट है ना, वो बोल रहा है, तो वो वहाँ पे सेंटर हो जाता है। आप सुन रहे हो, आप रिसीवर हो जाते हो। और मतलब कि आप नहीं ना वापस उसको फीडबैक दे सकते कुछ। अगर दोगे भी तो बहुत कम रेशियो में लोग देते हैं, मतलब ईमेल वगैरह करके उनको। तो ये हो जाती है वन वे कम्युनिकेशन। अब इसको याद कैसे रखना है? आपको बस याद रखना है लीनियर मॉडल, ठीक है। लीनियर, बस ये याद रख लेना यार, मॉडल्स में लीनियर, वन वे, शैनन वीवर, नो फीडबैक, इतना भी कर लोगे तो बहुत है, ठीक है, आपको याद रह जाएगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, लीनियर मॉडल में क्या होता है कि वन वे कम। अब भी आप अगर देख नहीं ना रहे हो वीडियो को, तो कोई ज़रूरत नहीं है देखने की। वीडियो को ऑन करके साइड पे रख दो, आंखें बंद करके ना, बस ध्यान से सुनो मैं जो बोल रहा हूँ, ठीक है। देखने की भी ज़रूरत नहीं है, बस सुनो ध्यान से। सुनोगे तो दिमाग में रह जाएगा, मेमोरी में रिटेंट हो जाएगा, ज़्यादा देर तक आप इसको दिमाग में स्टोर कर पाओगे, ठीक है। कम्युनिकेशन मॉडल में पहला मॉडल है लीनियर मॉडल, जिसमें वन वे कम्युनिकेशन होती है, सिर्फ एक बोल रहा होता है और इसमें कोई भी फीडबैक नहीं होती। सेंडर से मैसेज रिसीवर को जाता है, लेकिन रिसीवर कोई फीडबैक नहीं देता। ये वन वे कम्युनिकेशन या फिर लीनियर मॉडल दिया था शैनन वीवर ने, और एग्जांपल है इसकी रेडियो या टीवी की न्यूज़। दूसरा है इंटरैक्टिव मॉडल। अब इसका नाम ही इंटरैक्टिव है, तो इसलिए ये टू वे कम्युनिकेशन है, ये वन वे कम्युनिकेशन नहीं है। ये कैसी कम्युनिकेशन है? टू वे, ठीक है, टू वे कम्युनिकेशन। ये दिया था विल्बर सचराम ने, ठीक है। सचराम याद रखना या विल्बर रख लेना, विल्बर रख लेना अगर हो सके तो, ठीक है। टू वे कम्युनिकेशन है, इंटरैक्टिव मॉडल, टू वे कम्युनिकेशन, विल्बर सचराम। इसमें फीडबैक होती है, ठीक है, इट इंक्लूड्स फीडबैक, यहाँ पे फीडबैक होती है। और इसमें दोनों सेंडर और रिसीवर
दोनों यहाँ पे इंक्लूड होते हैं, जो क्योंकि जो सेंडर है वो एनकोड करता है इन्फॉर्मेशन को या मैसेज को, और जो रिसीवर है वो डिकोड करता है। तो इसलिए इंटरैक्टिव मॉडल है। इसके एग्जांपल हुए जैसे क्लासरूम डिस्कशन है, या फिर आप ईमेल लिखते हो, इवन कि व्हाट्सएप मैसेजेस भी इंटरैक्टिव मॉडल की ही या फिर टू वे कम्युनिकेशन की एग्जांपल है। क्लासरूम डिस्कशन यानी कि जब आप क्लास में बैठे होते हो, अभी तो फिलहाल इग्नू में हो, पहले जब क्लासेस थी हमारी 10th-12th में, तो हम आपस में स्टूडेंट्स बात करते थे, ठीक है, डिस्कस करते थे कुछ, तो हम आपस में इंटरेक्शन कर रहे होते थे, तो वो आ जाता है हमारा टू वे कम्युनिकेशन में या फिर इंटरैक्टिव मॉडल में। और याद रखना, इंटरैक्टिव किसने दिया था? विलिवर सचराम। एग्जाम्पल हो गया क्लासरूम डिस्कशन या व्हाट्सएप मैसेजेस या फिर ईमेल्स वगैरह। और यार मुझे लगता है कि जैसे मुझे लगता था, और वैसे ही मुझे लगता है कि बाकी को भी लगता होगा, कि ये इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह इसको हम मेंशन करें या नहीं करें, उनको लगता है कि ये नई चीज़ें हैं, बुक्स पुरानी होती हैं, तो नहीं करना चाहिए, गलत इम्पैक्ट होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, इग्नू की बुक्स हर साल अपडेट होती हैं, और वो मतलब खुद चाहते हैं वो कि आप मतलब कि करंट सिचुएशन के साथ चीज़ों को जोड़ो। तो आप लिख सकते हो अपने मतलब दिमाग से। मैं जो बता रहा हूँ बस आपको ना मोटा मोटा दिमाग में याद रख लेना है, रट्टा नहीं मारना है इसको। और याद रख लोगे, अपने से बना के लिख लोगे, फिर आप वहाँ पे जाके आगे तीसरा मॉडल है हमारा ट्रांजैक्शन मॉडल। ये मोस्ट रियलिस्टिक और डायनामिक है। यहाँ पे क्या होता है, बोथ सेंडर एंड रिसीवर सेंड एंड रिसीव मैसेजेस एट द सेम टाइम, और ये कंसीडर करता है कॉन्टेक्स्ट को, कल्चर को, नॉन वर्बल क्यूज को। और इसकी एग्जांपल है ट्रांजैक्शन मॉडल की फेस टू फेस कन्वर्सेशन जो हम करते हैं ना, वो। क्योंकि यहाँ पे ये जो नॉन वर्बल क्यूज है, ये मैं बता देता हूँ क्या होता है। नॉन वर्बल क्यूज होते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें कि हम ना कुछ बोलते हैं ना लिखते हैं, ऐसे बातचीत करते हैं। वो कैसे करते हैं? इशारों से, जेस्चर्स करते हैं हम एक दूसरे को। मतलब अगर हम किसी की तरफ स्माइल से देखें, तो वो उसे पता चल जाता है कि हम मतलब कि एक गुड वाइब दे रहे हैं उसको। या फिर हम नॉडिंग करते हैं, हाँ या ना में जवाब देते हैं, या फिर हाय हेलो करते हैं, मतलब हाथ से हाय करते हैं ना। तो वो सब आ जाता है नॉन वर्बल क्यूज में। वो भी कम्युनिकेशन ही होती है, वो भी बात करने का तरीका ही होता है। आगे कंक्लूजन है, आपकी मर्जी, आप देना चाहो तो दे सकते हो, नहीं तो नहीं। और कंक्लूजन में क्या लिखना है, अपने हिसाब से जो आप खुद का ओपिनियन है ना, वो दे सकते हो। जैसे कि ये मॉडल्स वाला हमारा क्वेश्चन था ना, आप कंक्लूजन में ये लिख सकते हो कि अंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन मॉडल्स एंड प्रोसेस हेल्प्स us improve our clarity and avoid misunderstanding, and it also promote effective चेंज ऑफ आइडियाज इन बोथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। तो आपकी ये मर्जी है, अगर आपका क्वेश्चन छोटा पड़ रहा है, आपको लगता है आप वर्डिंग उसकी बढ़ाना चाहते हैं, तो कंक्लूजन ऐड कर दो, वरना स्किप कर दो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डेफिनेशन और ब्रेकडाउन हर एक स्टेज का। अभी कम्युनिकेशन में ना ये स्टेजेस होती हैं, और यहाँ से तो क्वेश्चन भाई बनना ही बनना होता है। ये मुझे लगता है कि इस बार भी आएगा। तो स्टेजेस क्या होती हैं? पहले रहता है आपका सेंडर, सेंडर जो बात को बोल रहा है। दूसरा एनकोडिंग, एनकोडिंग मैंने बता दिया, जो जैसे कि मैं बोल रहा हूँ अपने हिसाब से बोल रहा हूँ, जो चीज़ मैं तो अपने हिसाब से बोलना है ना, अपने हिसाब से शब्दों की माला भी रोना कह सकते हो आप, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ एक सीक्वेंस में बोल रहा हूँ ना। कुछ ये तो नहीं है कुछ वर्ड में बात, मतलब कि जैसे अब आप बात करते हो किसी के साथ, आप किसी को बोलते हो कि हाँ भाई आपका क्या हाल है, तो आप ऐसे थोड़ा ना बोलते हो क्या हाल आपका है, तो वो चीज़ गलत हो जाती है। अगर आप सही चीज़ मतलब तो सही सीक्वेंस में बोलते हो, सही क्रोनोलॉजी में बोलते हो, उसको एनकोडिंग बोलती है। और सेंडर हो गया, एनकोडिंग हो गया। चैनल होता है मीडियम, चैनल यानी कि मीडियम। जैसे अगर आप किसी से बात कर रहे हो ना, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ फिलहाल, तो जो ये डिवाइस है, ठीक है, आपका फ़ोन जिससे आप सुन रहे हो, तो ये मीडियम है, या फिर आप इसको चैनल भी कह सकते हो। उसके अलावा अगर आप आमने-सामने बैठे हो 2 लोग और आपस में बात कर रहे हो, तो जो आप शब्द यूज़ कर रहे हो, जो वर्ड्स यूज़ कर रहे हो, जो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, वो वहाँ पे चैनल या मीडियम होता है, ठीक है। चैनल का बेसिकली मीन ही मीडियम मीडियम है। मीडियम यानी कि सोर्स, ठीक है। डिकोडिंग हो गया, जो रिसीवर है जो बात को सुन रहा है, वो अपने हिसाब से वो बातों को सुन रहा है। मतलब एनकोडिंग डिकोडिंग एक जैसे ही है। एनकोडिंग लिंक है सेंडर के साथ, डिकोडिंग लिंक है रिसीवर के साथ। अब जो सेंडर है वो चीज़ों को एनकोड करता है, रिसीवर जो है वो चीज़ों को डिकोड करता है। फीडबैक मैंने पहले भी बताया था कि जो
रिसीवर सेंडर को रिस्पॉन्ड करता है वो हो या फीडबैक, नॉइस है, कोई भी डिस्टर्बेंस वगैरह क्रिएट हो रही है तो उसको बोलते हैं हम नॉइस। बाकी इनको अंग्रेजी में एक्सप्लेन किया हुआ है, मैं आपको मोटा मोटा पढ़ के बता सकता हूँ, ठीक है। सेंडर, द पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन हु स्टार्ट द कम्युनिकेशन, यानी कि जो बात की शुरुआत करता है उसको बोलते हैं हम सेंडर। ही थिंक्स ऑफ एन आइडिया और मैसेज दे वांट टू शेयर। एग्जांपल होगी सेंडर की, द टीचर गिविंग इंस्ट्रक्शंस। अब एक टीचर है, वो इंस्ट्रक्शंस दे रहा है स्टूडेंट को, तो वो हो गया सेंडर। एनकोडिंग की डेफिनेशन होगी, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द आइडिया इनटू वर्ड्स, जेस्चर्स, सिंबल्स और इमेजेस। मैंने आपको पहले भी बताया 2-3 बार पहले कि एनकोडिंग क्या होता है। आप अपने आइडिया को अपने हिसाब से अपने वर्ड्स में, मतलब कि बोल के या लिख के या किसी इशारों के साथ, सिंबल के साथ आप अपने बात को बताते हो, वो एनकोडिंग हो गया। और सेंटर जो अपना बेस्ट वे यूज़ करता है एक्सप्रेस करने को उसके मैसेज। एग्जाम्पल हो गया यूजिंग लैंग्वेज, टोन और विजुअल टू कम्युनिकेट अ थॉट। अब जो मेरे थॉट्स हैं, ठीक है, जो मैं अपनी बातचीत, अपने विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ, तो जिस भाषा का मैं प्रयोग कर रहा हूँ ना, उसको मैं एनकोड कर रहा हूँ। चैनल मैंने बताया, द मीडियम थ्रू विच द मैसेज ट्रेवल फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। Decoding, the process by which the receiver interprets and understands the message. It depends on their knowledge, background and attention. डिकोडिंग को मतलब कि आपने क्या है, मैं आपको बताते जा रहा हूँ ना, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। हिंदी वाली बात आप मेरी ध्यान से सुनो, जो भी मैं बोल रहा हूँ। आपको क्या है, बस समझ जाना है चीज़ों को जो मैं बता रहा हूँ, और वहाँ पे अपने हिसाब से चीज़ों को चेप के आ जाना है, लिख के आ जाना है। वो मार्क्स दे देंगे बस आपको, जैसे मैंने लिखा है ना, देखो बुलेट पॉइंट्स में लिखा हुआ है, यहाँ पे डिकोडिंग लिखा हुआ है, उसके नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है, रिसीवर लिखा हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आपको बुलेट पॉइंट में लिखना है वहाँ पे कि दिखने में भी अच्छा लगे। ये नहीं है कुछ भी ऐसे गंदपन डाल के आगे, मतलब कि बुलेट पॉइंट्स यूज़ करो जितने हो सकते हैं, हेडिंग वगैरह डाल के, ठीक है। ये हो गया डिकोडिंग। रिसीवर आपको मैंने बता दिया, जो सुन रहा होता है वो रिसीवर है। आपको भी अभी याद हो गया होगा पक्का से, जो भी ये चीज़ें रिपीट हो रही हैं, क्योंकि फीडबैक का मैंने बताया आपको, नॉइस का बता दिया, कंक्लूजन की आपकी मर्जी है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन। ये भी बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन। पहले तो आपने कैसे लिखना है क्वेश्चन, पहले तो आप लिख दोगे कि मतलब कम्युनिकेशन के बारे में एक्सप्लेन कर दो कि कम्युनिकेशन इज़ द वे बाय विच वी इंटरप्रेट अ थॉट, द कम्युनिकेशन स्टार्ट्स और द बिगिन बाय द सेंडर टू द रिसीवर। इट हैज़ वो, मतलब ऐसे करके थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे दो कम्युनिकेशन की, उसके बाद बता दो 7 सीज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो ये 7 सीज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है, ये है, ठीक है, जो मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ। क्लियर, कंसाइज, कंक्रीट, करेक्ट, कंप्लीट, कोर्टियस और कंसिडरेट या कंसिडरेशन। तो ये आपको रटने पड़ेंगे 7 शब्द, इसको याद रख लेना। मैं आपको बता देता हूँ कि तरीका क्या है याद रखने का, आपके यार सुनते सुनते ही याद हो जाएंगे, मैं बता रहा हूँ ना। तो पहला आपका 7 सीज में से एक सी आता है क्लियर। इसकी डेफिनेशन क्या है, द मैसेज शुड बी ईजिली अंडरस्टूड बाय द रिसीवर। जो भी सेंडर कह रहा है वो आसानी से समझ में आना चाहिए रिसीवर को, यानी कि आपका पॉइंट क्लियर होना चाहिए। ये होगा क्लियर में। एग्जांपल है इसका, वी रिक्वायर योर प्रेजेंस फॉर डिस्कशन से प्लीज अटेंड द मीटिंग। ठीक है, मतलब कि इंस्टेड ऑफ अगर हम ऐसे कहें कि वी रिक्वायर योर प्रेजेंस फॉर डिस्कशन, इसकी जगह हम ऐसा कह सकते हैं, प्लीज़ अटेंड द मीटिंग। मैं फिर से रिपीट करता हूँ आपको, अगर आपको नहीं समझ में आया। एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल के लिए अगर आपको कोई कहता है वी रिक्वायर योर प्रेजेंस फॉर डिस्कशन, और हमें आपकी ज़रूरत है डिस्कशन के लिए, इसकी जगह आप ऐसा कह सकते हो ना, प्लीज़ अटेंड द मीटिंग। आप मीटिंग अटेंड करो आपकी, तो ये ज़्यादा बेटर है। मतलब कि क्लियरिटी होनी चाहिए आपकी बात में, क्लियर होनी चाहिए आप। दूसरा कंसाइजनेस या कंसाइज, अपने मैसेज को, अपने वर्ड्स को शॉर्ट रखो और कंसाइज रखो, जिससे कि समझ में चीज़ें जो है वो टाइम कम ले और समझ में आसानी से आ जाए। देखो ना, सेव टाइम्स एंड अवॉइड कंफ्यूजन। एग्जाम्पल के लिए, आई विल कॉल यू टुमारो, ये बेस्ट वे कहने का। इसकी जगह अगर मैं कहूँ, आई वुड लाइक टू लेट यू नो दैट आई विल बी गिविंग यू कॉल टू वन, इतना लंबा खींच दिया मैंने। इसकी जगह हम ऐसे भी कह सकते हैं ना, आई विल कॉल यू टुमारो, तो वो कंसाइज है, अच्छा भी लग रहा है सुनने में, और सुनने वाले को समझ में भी आ जाएगा। तीसरा वर्ड है कंक्रीट। कंक्रीट का मतलब है कि आपका जो मैसेज है, जो या फिर आपकी जो बात है, वो स्पेसिफिक होनी चाहिए। आप अपने टॉपिक से भटकने नहीं चाहिए। आप सॉलिड फैक्ट और फिगर का यूज़ करो।
और अवॉइड करो वेग लैंग्वेज। एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पे लिखा होगा कि सेल इंक्रीज्ड बाय 15% इन मार्च, इसकी जगह हम ऐसे भी कह सकते हैं ना, सेल वेंट अप लास्ट मंथ। मतलब कि देखो, अगर आप कहते हो जो हमारी सेल्स है वो बहुत अच्छी हुई, ठीक है, लेकिन ये स्पेसिफिकली बता नहीं रहा कुछ कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इसकी जगह अगर हम ये यूज़ करें कि सेल्स हमारी 15% बढ़ी हैं मार्च में, तो समझ में भी आया ना कितना बढ़े क्या नहीं, आपने स्पेसिफिकली सब कुछ बता दिया। और अवॉइड करनी है वेग लैंग्वेज। वेग लैंग्वेज यहाँ पे इसका ये मतलब है फालतू की बातें अवॉइड करनी है, बस वो बताना है जो टू द पॉइंट हो और आसानी से सुनने वाला समझ जाए बातों को। आगे चौथा है करेक्ट। आपको प्रॉपर ग्रामर यूज़ करनी है। यूज़ प्रॉपर ग्रामर, एक्यूरेट फैक्ट एंड द राइट टोन। प्रॉपर ग्रामर का यहाँ पे मतलब है कि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आपकी नहीं होनी चाहिए अगर आप किसी को कुछ रिटन फॉर्म में दे रहे हो, जिससे उसको समझने में प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि आप मतलब कि जैसे कोई वर्ड है नॉइस, नॉइस को आप NIES कर देते हो, या फिर नीस है, नीस को आप नाइस कर देते हो, तो वो गलत लगता है, आसानी से समझने वाले को समझ नहीं आता। और यूज़ करो एक्यूरेट फैक्ट, ठीक है, मतलब कि वो या तो फैक्ट यूज़ ही ना करो, या फैक्ट तब भी यूज़ करो अगर आपको पता है और एक्यूरेट हो आप। और यूज़ द राइट टोन। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ ना आपसे, तो मेरी एक प्रॉपर टोन है, ना मैं इससे लो जा रहा हूँ, ना मैं इससे बहुत हाई जा रहा हूँ। तो आपकी एक प्रॉपर टोन भी होनी चाहिए, ये भी कैरेक्टर के अंदर आता है। और अगर प्रॉपर टोन हो तो इससे क्या होता है कि इट बिल्ड ट्रस्ट एंड अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग्स। अगर मेरी एक प्रॉपर टोन होगी तो आप एक बिल्ड हो जाएगा ट्रस्ट हमारा आपस में। क्योंकि आपने देखा होगा एग्जांपल के लिए, जब हम जो यूट्यूबर्स जिनकी हम वीडियो देखते हैं, जिन भी टीचर्स की, वो अगर अपनी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कम करें और वो बातें बताएं जो कि सच्ची हों, तो हम उनको झट से सब्सक्राइब कर लेते हैं, लाइक वगैरह कर देते हैं। लेकिन जो ऐसे ही रोला डालते हो, मतलब बस लाइक लाइक चिल्लाते रहते हो, या फिर बस ऐसे ही है, मतलब आपने देखे होंगे यार, मैं नाम क्या लेना अब, बड़े सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो इतना रोला डालते हैं कि अगर हेडफोन्स लगाए हो तो बंदा निकाल फेंक, मतलब कि निकाल देता है बाहर। तो अगर उनकी एक राइट टोन हो, उनकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं हो, और जो भी वो बातें बता रहे हो वो एक्यूरेट हो, उनका डाटा एक्यूरेट हो, तो एक ट्रस्ट बिल्ड होता है, ठीक है, और मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी कम होती हैं। उसके अलावा कंप्लीटनेस होनी चाहिए आपकी बात के अंदर। द मैसेज शुड हैव ऑल द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। अगर आप किसी को आप बात बता रहे हो ना, तो वो छोटी भी होनी चाहिए, करेक्ट भी होनी चाहिए, और क्लियर भी होनी चाहिए, उसके साथ-साथ कंप्लीट भी होनी चाहिए। ऐसी नहीं है कि आप छोटा करने के चक्कर में आप आधी इन्फॉर्मेशन दो ही ना। एग्ज़ाम्पल के लिए द मीटिंग इज़ ऑन मंडे एट 10 AM इन रूम 204। तो ये सारी बातें बता दी कि भाई जो आपकी मीटिंग है वो मंडे को है, सुबह 10 बजे है, और रूम नंबर 204 में है। इसकी जगह अगर कोई मैसेज शॉर्ट करने के लिए इतना कह दे, द मीटिंग इज़ ऑन मंडे एट मतलब कि रूम 204, तो उसने टाइम नहीं ना बताया। अब उसने मंडे कह दिया, मंडे में तो मतलब सुबह भी हो सकती है, शाम भी हो सकती है। उसके अलावा कोर्टेसी होनी चाहिए आपकी बात में। इसकी डेफिनेशन क्या था, मैसेज शुड बी पोलाइट, रिस्पेक्टफुल एंड पॉजिटिव। जो भी आप बात बता रहे हो एक पोलाइट वे में कहनी है, मतलब कि आपको रूड नहीं होना है। पोलाइट वे में कहोगे तो सुनने वाला भी आराम से सुनता है, इज्जत से सुनता है। उसके बाद आप रिस्पेक्टफुल और पॉजिटिव होने चाहिए, कि अगर आप किसी को कुछ कह रहे हो, आप पोलाइट की आपकी टोन होनी चाहिए, आप रिस्पेक्ट से बात करो और पॉजिटिवली करो, कुछ नेगेटिव बातें ना करो। अवॉइड करो रूड होना या फिर एग्रेसिव होना। कई लोग होते हैं ना, गालियाँ वगैरह यूज़ करते हैं, तो फिर उनकी बात भी ज़्यादा सुनने का मन नहीं करता। आप ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 मिनट उनके पास खड़े रह लोगे, लेकिन ज़्यादा नहीं रह पाओगे, क्योंकि उनकी लैंग्वेज ही रूड होती है या एग्रेसिव होती है। और गालियों का पता है मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर आप किसी और के बारे में गालियाँ दे रहा होगा ना, फिर तो बड़े इंटरेस्ट से सुनोगे, मज़े से सुनोगे। लेकिन अगर वो आपको गालियाँ दे रहा होगा, आपके ऊपर रूड हो रहा होगा, तो आपको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा, आप वहाँ से भागने की कोशिश करोगे। तो ये चीज़ है यहाँ पे कि आपका मैसेज जो है, या आपकी जो बात है, वो पोलाइट होनी चाहिए और रिस्पेक्टफुल होनी चाहिए और पॉजिटिव होनी चाहिए। एग्ज़ाम्पल भी एक और एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, तो थैंक यू फॉर योर टाइम। ये बहुत अच्छी बात है अगर हम इसे कहेंगे, थैंक यू फॉर योर टाइम। इसके अलावा मतलब कई लोग कहते हैं ना, यू शुड हैव रिप्लाइड अर्लियर, है ना? ये तो रूड टोन हो गई ना, कि आपको पहले रिप्लाई देना चाहिए था, अभी आप बता रहे हो मुझे। लेकिन अगर आप कोई रिप्लाई दे रहा है आपको, मतलब व्हाट्सएप पे, आप ये यूज़ कर सकते हो बिल्कुल एग्ज़ाम में,
कि व्हाट्सएप में कोई आपको मतलब कि मैसेज का लेट रिप्लाई दे रहा है, तो आप उसको कहोगे कि नहीं आपको पहले बोलना चाहिए था, आपको पहले रिप्लाई देना चाहिए था, अभी क्या ज़रूरत है, अब मुझे पहले ज़रूरत थी। तो ये चीज़ें गलत हो जाती हैं। इसकी जगह उसने जो आपने इन्फॉर्मेशन पूछी थी अगर बंदे ने आपको बता दिया है, तो आपको कहना चाहिए कि थैंक यू फॉर योर टाइम यार, आप मतलब मुझे बहुत-बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे अपना समय दिया। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा कंसिडरेट या कंसिडरेशन आपको मतलब कि रिसीवर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना है। डेफिनेशन क्या है? थिंक्स फ्रॉम द रिसीवर पॉइंट ऑफ व्यू। अब मैं आपको ये जो समझा रहा हूँ चीज़ें, मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूँ कि एज़ अ स्टूडेंट मेरा कल एग्ज़ाम है और मुझे इस टाइम किसकी ज़रूरत है, मैं किस वे में पढूँ कि मुझे कल मैं एफिशिएंटली एग्ज़ाम दे पाऊँ। तो मैं उस तरीके से अपने आप को एज़ अ स्टूडेंट मान के आपको बता रहा हूँ। एज़ अ रिसीवर अपने आप को मैं रखने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि आपको मतलब एक भी डाउट ना रहे। और जब आप कुछ कह रहे हो तो रिस्पेक्ट द बैकग्राउंड ऑफ द रिसीवर, रिस्पेक्ट देयर बैकग्राउंड, देयर इमोशंस एंड आल्सो देयर नीड्स। अब क्या लोग हैं ना, एग्ज़ाम्पल मैं आपको इसलिए आपको लग रहा होगा कि मैं बड़ा लंबा खींच रहा हूँ, लेकिन ये जो बातें हैं ना, क्योंकि आउट ऑफ द बॉक्स भी वो पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में। तो जब आपको ये सब बातें पता होंगी, आप सोचने की शक्ति आ जाएगी आपके पास और आप एफिशिएंटली बस लिखते जाओगे वहाँ पे। तो कंसिडरेशन का ये मतलब है कि आपको जब आप कुछ बोल रहे हो, तो जिसके बारे में भी आप बात कर रहे हो, आप एग्ज़ाम्पल के लिए आप 2 लोग खड़े हो, मतलब मैं और आप खड़े हो। मैं आपसे बात आप मुझसे बात कर रहे हो, ठीक है? आप बोल रहे हो। लेकिन आप मतलब कि मान लो कि मैं बहुत गोरा हूँ और आप सांवलों की तारीफ़ करे जा रहे हो और गोरों की बेइज़्ज़ती कर रहे हो। आप कह रहे हो कि जो गोरे लोग होते हैं, वो गंदे लोग होते हैं, 200 साल उन्होंने हमारे देश पे राज किया, उनके अंदर इमोशन नहीं होते हैं, वो बड़े बेकार लोग होते हैं। तो मतलब कि आप मेरे बैकग्राउंड को नहीं देख रहे और आप मेरे इमोशन को नहीं समझ रहे। मैं गोरा हूँ, उसकी वजह से आप मेरी बे Free audio post production by alphonic.com.